नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैली वॉच पर। तो दोस्तों, क्या आप इस बात से सहमत है कि दुनिया में सबसे खतरनाक जो औजार होता है, हथियार होता है, वो इंसान का दिमाग होता है। जी हाँ, आपका दिमाग आपसे ऐसी ऐसी चीजें करवा सकता है ना, जिसके बारे में कभी कल्पना भी ना की हो। तो आज की यह कहानी कुछ इसी दिमागी खेल पर होने वाला है। आपसे गुजारिश है, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में शिकागो में 1956 का समय दिखाया जाता है। यहाँ एक टेलर मास्टर लियोनार्ड है जो अपनी शॉप के अंदर आते हैं और उसकी सफाई करने लग जाते हैं। यहाँ पे वो अपने औजारों को सेट करते हैं और अपने लिए एक झकास सी कॉफी बनाते हैं। फिर यहाँ पे मेबल नाम की एक औरत आती है जो यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट का काम करती है। यहाँ पे टेलर के रूम में एक लेटर बॉक्स भी लगा होता है, जिसके अंदर अलग अलग लोग आते थे और लेटर बॉक्स के अंदर लेटर डाल के चले जाते थे। लेकिन टेलर मास्टर को ना इससे कोई मतलब नहीं होता था। उसके बाद यहाँ पे एक हैंडसम लड़के की एंट्री होती है। इस हैंडसम लड़के का नाम रिजी है। वो एंट्री लेता है और टेलर मास्टर से बोलता है कि तुम जो इतना खूबसूरत सूट बना रहे हो, क्या मेरे डैड के लिए बना रहे हो? रिजी जो है वो सारे के सारे लेटर को इकट्ठा करने के लिए आया होता है। यहाँ पे टेलर कहता है कि नहीं नहीं, ये सूट तुम्हारे पिताजी के लिए नहीं है, किसी और का ही ऑर्डर है। तभी यहाँ पे रिजी का जो साथी होता है उसे एक लेटर दिखाता है। उस लेटर के ऊपर एक आउटफिट का डिजाइन बना हुआ था। तभी रिजी जो है टेलर को कहता है कि आप थोड़े समय के लिए बाहर चले जाइए। यहाँ पे टेलर बाहर जाते हैं और कमरा बंद कर देते हैं। तभी यहाँ पे मेबल टेलर को कहती है कि आप तो पूरी दुनिया घूम चुके हो, लेकिन क्या आपको यही जगह मिली थी अपनी दुकान खोलने के लिए? अब टेलर मेबल को कहता है, क्यों, क्या बुराई है इस जगह में? इतनी अच्छी जगह तो है ये। मेबल कहती है, अनजान मत बनिए, आपको पता है ना इस जगह पे कितने सारे गैंगस्टर आते हैं, ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। उसके बाद यहाँ टेलर कहता है, ये तो हर जगह ही होता रहता है, गैंगस्टर तो हर जगह ही घूमते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस अपना काम करता हूँ। और हाँ, मेरे पास औजार तो है ना, मेरी कैंची, और तुम भी हो मेरे साथ, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद यहाँ रिजी अपने दोस्त के साथ चला जाता है। अब यहाँ मास्टर साहब अपना काम कर रहे होते हैं। मेबल भी उनका हाथ बटा रही होती है और बातों ही बातों में कहती है कि मुझे रिची न 1% भी पसंद नहीं है, पता नहीं वो यहाँ क्यों आता है, कहीं और क्यों नहीं जाता। तो टेलर साहब यहाँ मेबल को कहते हैं कि ऐसा मत बोलो, वो हमारा कस्टमर है, और कस्टमर कैसा भी हो, हमें उसके निजी स्वभाव से क्या लेना देना, हमारा तो बस काम निकल रहा है, वो अच्छा है बुरा है वो खुद जाने, वो मेरा कस्टमर है, बस मुझे इसी चीज से मतलब है। टेलर मास्टर मेबल को अपनी बेटी की तरह ट्रीट किया करते थे, लेकिन मेबल का सपना था कि वो लंदन जाना चाहती थी, वहीं अपना घर बसाना चाहती थी। अब मेबल काम खत्म करके अपने घर चली जाती है। मास्टर जी भी अपना काम थोड़ा बहुत खत्म करते हैं और उसके बाद खाना खा के वहीं सो जाते हैं। अब यहाँ आधी रात में गेट खुलने की आवाज आती है। यहाँ पे मेबल और रिजी होते हैं, उन दोनों का अफेयर चल रहा होता है। अब यहाँ इन दोनों को साथ में देखकर मास्टर काफी हैरान हो जाते हैं कि मेबल तो मुझे कहती थी कि रिजी को पसंद नहीं करती और उसके साथ लव एंगल बना रही है। कल यहाँ मास्टर साहब को इस बात पे विश्वास नहीं होता और वो उन दोनों की बातें खड़े खड़े सुन लेते हैं और उनके हाथ से एक रिंग नीचे गिर जाती है, जिसकी आवाज से वो दोनों भी घबरा जाते हैं, कहीं मास्टर ने कुछ सुन तो नहीं लिया। तो ये लोग देखने के लिए कमरे में जाते हैं, पर मास्टर साहब जो है सोने का नाटक करते हैं, अपनी जगह पे जाके वो सो जाते हैं। फिर अगली सुबह दिखाया जाता है कि मेबल फिर से तैयार होकर वापस आती है अपने काम पे। अब इसी तरीके से दिन चल रहा है, लोग आ रहे हैं, लेटर बॉक्स में लेटर डाल रहे हैं और चले जा रहे हैं, लेकिन टेलर मास्टर को इससे कोई मतलब नहीं है, वो अपना काम बखूबी से किए जा रहे हैं। फिर एक और दिन दिखाया जाता है कि टेलर मास्टर अपना काम कर रहे हैं और रात में फिर से कोई दरवाजा खटखटाता है। जब टेलर मास्टर दरवाजा खोलते हैं तो रिजी अपने दोस्त के साथ आता है और उसके पेट में गोली लगी होती है, क्योंकि पुलिस उनका पीछा कर रही है। यहाँ फ्रांसिस रिजी को अंदर लेके जाता है ताकि उसकी गोलियां निकाल सके, क्योंकि जख्म काफी गहरा हो चुका है। वैसे तो टेलर मास्टर इन सब चीजों में पड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन उन्हें उनकी मदद करनी पड़ती है क्योंकि वो उसका कस्टमर है। यहाँ पे फ्रांसिस बताता है कि बहुत सारे गुंडे
और पुलिस ना इस ब्रीफकेस के पीछे पड़े हुए हैं जो मेरे हाथ में है। फ्रांसिस यहाँ जाके रिजी के डैड को कॉल करते हैं और बताते हैं पूरी घटना कि उनके बेटे को गोली लग चुकी है। फिर यहाँ पे फ्रांसिस आता है, अपने दोस्त को कहता है कि तुम्हारे डैड रास्ते में ही है, वो आ रहे हैं तुम्हारे पास। टैलेंट मास्टर बताते हैं कि रिजी के पेट में जो गोली लगी है ना काफी ज्यादा गहरी हो चुकी है, जिस वजह से इसका काफी ज्यादा खून बह चुका है और हो सकता है इनकी मौत भी हो जाए। तो इसलिए इनके जख्म को सिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इन्हें जल्द से जल्द किसी बेहतरीन डॉक्टर के पास लेकर जाओ। लेकिन फ्रांसिस यहाँ कहता है कि किसी डॉक्टर के पास लेके नहीं जाना, तुम सीलो इसके जख्म को, तुम तो सीलना बहुत अच्छे से जानते हो ना, तो इसके जख्म को भी तुम ही सीलोगे। टैलेंट मास्टर कहते हैं, अरे मैं तो कपड़े सीलता हूँ, किसी इंसान का शरीर थोड़ी ना सीलता हूँ, वो तो एक डॉक्टर ही कर पाएगा, मुझसे नहीं होगा। लेकिन फ्रांसिस उसे गोली दिखाकर ये सब कुछ करने के लिए मजबूर कर देता है। अब अपनी जान बचाने के लिए टैलेंट मास्टर को यह काम करना पड़ता है। सुई के अंदर धागा डालते हैं और रिजी के पास जाते हैं उसका पेट सिलने के लिए। ये सब कुछ देखकर रिजी काफी ज्यादा डर जाता है और वो चिल्लाने लगता है कि ये सब क्या करे जा रहे हो मेरे पेट के साथ। फ्रांसिस यहाँ रिजी को टाइटली पकड़ लेता है और कहता है, जो हो रहा है चुपचाप होने दो, तुम शांति से लेटे रहो और मास्टर तुम अपना काम करो। यहाँ टेलर मास्टर जो है अपनी कलाकारी दिखाते हैं, उसके पेट के ऊपर उसका पेट सिलना चालू कर देते हैं। अब उसका पेट सिलने के बाद मास्टर जी अपना हाथ धोते हैं और जैसे अंदर आते हैं फ्रांसिस उसे कहता है कि ये टेप को ना बहुत ध्यान से संभाल कर रखना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इस टेप के अंदर आवाज रिकॉर्ड होती है और ये सीबीआई वालों का नया गैजेट है। वैसे इसके पीछे काफी सारे पुलिस और गैंगस्टर पड़े हुए हैं, इसलिए मैं इसे छिपाना चाहता हूँ, तो तुम इसको ध्यान से रखना। और जाते जाते वो मास्टर को कह देता है कि मेरे आने तक अगर ये टेप तुम्हारे पास नहीं हुआ ना तो तुम भी खत्म हो जाओगे, मतलब मैं तुम्हें मार दूंगा। वैसे मास्टर इन सभी झंझटों में पड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन मुसीबत ऐसी बनती जा रही थी कि वो फंसते ही जा रहे थे। पहले उन्होंने टेप संभाल कर रख दिया और अपने काम में लग गए। रिजी यहाँ से आता है और थैंक यू कहता है मास्टर को कि आपकी वजह से आज मैं सही सलामत हूँ। मास्टर जी यहाँ रिजी से पूछते हैं कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ, आपको क्या लगता है कि आपके साथ किसने किया होगा, ऐसा किसी पे शक है आपको? रिजी पूछता है, तुम वैसे ये सब बातें क्यों पूछ रहे हो? मास्टर जी कहते हैं कि नहीं, बस फ्रांसिस ही ऐसा कुछ बोल रहा था और वो टेप मुझे देकर गया। वैसे वो डिवाइस लाने गया जिसके अंदर ये डालकर इस आवाज को चलाएगा। रिजी कहता है, अच्छा, पर मुझे नहीं पता कि कौन ये सारी खबरें जो है सीबीआई तक पहुंचा रहा है, पुलिस तक पहुंचा रहा है। तो दोस्तों हैरानी वाली बात यहाँ ये होने वाली है कि मास्टर कहता है कि वो खबरें कोई और नहीं, मैं ही हूँ। जी हाँ, मैं ही सारी खबर जो है पहुंचा रहा हूँ। वैसे ये सब सुन के रिजी को काफी गुस्सा आता है कि ये मास्टर बड़ा चालाक निकला, सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है किसी और को। थोड़ी देर गुस्सा करने के बाद रिजी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि बहुत अच्छा मजाक कर लेते हो मास्टर, अपनी शक्ल देखो, तुम ऐसा कभी कर भी नहीं सकते, तुम कभी खुफिया एजेंट बन ही नहीं सकते। तो मास्टर जी भी हंसने लग जाते हैं और कहते हैं, क्यों, मैं मजाक नहीं कर सकता। उसके बाद यहाँ मास्टर जी कहते हैं रिजी को कि उम्मीद है कि तुम्हारा जो कजन है फ्रांसिस वो ठीक ही ठाक होगा। तो रिजी यहाँ कहते हैं, वो मेरा कोई कजन वजन नहीं है, मेरे पापा के चमचे हैं, मेरे पापा न इधर उधर किसी को भी उठा के ले आते हैं। अब थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजती है, फ्रांसिस अंदर आ जाता है और मास्टर जी अपना दिमाग चलाने लग जाते हैं। फ्रांसिस को रिजी के बारे में भड़काने लग जाते हैं और रिजी को फ्रांसिस के बारे में। यहाँ पे फ्रांसिस रिजी के कमरे में आता है और कहता है कि मैं ये टेप लेकर जा रहा हूँ, मैंने एक इलेक्ट्रिक शॉक के बारे में पता लगाया है जिनके पास ये टेप सुनने की मशीन है। पर रिजी यहाँ बीच में बोल पड़ता है, लेकिन मेरे पापा को तो आ जाने दो, तब हम लोग इकट्ठा चल लेंगे। फ्रांसिस कहता है कि नहीं नहीं, तुम्हारे पिता की जान को खतरा है और वैसे भी मैं उन्हें अपना ही पापा समझता हूँ और मुझे उनकी जान की परवाह है। रिजी यहाँ फ्रांसिस का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हारे पिताजी तो सड़क पे सब्जियां बेचते थे और सब्जियां बेचते बेचते ही मर गए। यहाँ पे रिजी जो है उसका टेप ले लेता है, लेकिन फ्रांसिस कहता है कि चुपचाप ये टेप मुझे वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा और तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर सकता हूँ। अब इन दोनों में छीना झपटी हो जाती है और जो ब्रीफकेस होता है वो दूर जाके गिर जाता है और खुल जाता है, जिसके अंदर कोई टेप मौजूद नहीं होती। यहाँ पे रिजी को लगता है कि इस फ्रांसिस ने ना टेप को कहीं और ही छुपा दिया है और सेम यहाँ उल्टा फ्रांसिस को भी लगता है कि रिजी ने ये टेप छुपा दिया। अब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अब मास्टर जी अपना पैर थोड़ा सा पीछे खिसकाते हैं, जिस वजह से रिजी का ध्यान भटकता है और फ्रांसिस इसी मौके का फायदा उठाकर रिजी को शूट कर देता है और उसके पास में जाकर 2-3 गोलियां और चला देता है। अब यहाँ पे वो टेप ढूंढने में लग जाता है, लेकिन तभी यहाँ पे रिजी के डैड आ जाते हैं। रिजी के डैड के कार आ जाने की वजह से फ्रांसिस काफी ज्यादा डर जाता है।
वो मास्टर को कहता है कि मास्टर इसकी लाश को कहीं छुपा दो, इस बक्से के अंदर छुपा दो, नहीं तो मुझे तुम्हारी लाश को भी छुपानी पड़ेगी। मास्टर काफी डर जाते हैं और यहाँ पे रिजी की लाश को छुपा देते हैं। फ्रांसिस कहता है मास्टर को कि जाओ तुम उसके पापा से बात करो, उन्हें बातों में उलझाओ और मैं यहाँ सब कुछ साफ सफाई कर देता हूँ ताकि किसी को कुछ भनक ना लगे। वेल मास्टर जाते हैं, यहाँ दरवाजा खोलते हैं, उसके पिताजी दरवाजे पे खड़े होते हैं और वो अंदर आते हैं और मास्टर को कहते हैं कि तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, वैसे वो दोनों कहाँ हैं। यहाँ पे मास्टर अंदर की ओर इशारा करते हैं और बाहर से फ्रांसिस आता है और गले मिल जाता है उसके पापा से। उसके पापा फ्रांसिस का धन्यवाद करते हैं और कहते हैं पहले तुमने मेरी जान बचाई और उसके बाद मेरे बेटे की, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा फ्रांसिस। अब उसके डैड पूछते हैं कि वैसे रिजी कहाँ है, उसे भी बुलाओ। फ्रांसिस यहाँ कहता है वो तो आपके पास गया था ना टेप लेकर, यहाँ तो नहीं है वो, और उसने मुझे कहा था मैं अपने डैड को लेकर आऊंगा तुमसे मिलने के लिए, लेकिन अभी तक तो आया नहीं है वो। यहाँ पे उसके डैड बाहर जाते हैं, कॉल घुमाते हैं और पूछते हैं कि क्या रिजी वहाँ पे आया है, क्या घर आया है वो। अब इधर उसके डैड के जो बॉडीगार्ड होते हैं वो उसी बक्से के ऊपर बैठ जाते हैं जिसमें रिजी की बॉडी होती है। वेल ये सारा नजारा फ्रांसिस और मास्टर अच्छे से देख रहे थे, उन्हें डर भी लग रहा था कि कहीं इन्हें कुछ पता ना चल जाए। अब यहाँ उसके डैड को पता चल चुका है कि रिजी जो अभी तक घर नहीं पहुंचा है, तो यहाँ फ्रांसिस उसको कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम लोग मिलकर उसे बाहर ढूंढेंगे, चलिए हम लोग बाहर ढूंढने जाते हैं उसको। वेल यहाँ पे उसके डैड कहते हैं कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ, तुम जाके ढूंढो, मैंने अपने आदमियों को कॉल कर दिया, वे उसे ढूंढ रहे होंगे और तुम भी जाके मेरे बेटे को ढूंढो, मैं यहीं बैठ के वेट करूंगा। यहाँ पे उसके डैड वेट कर रहे हैं और बातों बातों में मास्टर जी से पूछते हैं कि ये बताओ तुमने लंदन क्यों छोड़ा था। तो यहाँ पे मास्टर जी बताते हैं कि वहाँ पे कुछ गैंगस्टर ने हमला कर दिया था, मैं ठहरा एक मामूली सा टेलर, तो मुझे इन सब चीजों से बहुत डर लगता है, इसलिए मैंने वो रास्ता छोड़ ही दिया। यहाँ पे टेलर मास्टर अपनी कैंची को दिखाता है और कहता है कि यही मेरा सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि मैं एक मास्टर हूँ और मास्टर के लिए कैंची सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पे रिजी के डैड कहते हैं कि हाँ, जैसे तुम कैंची को अपना हथियार बनाए हो ना, वैसे मैं भी इस रिवॉल्वर को अपना हथियार बनाया हूँ। जैसे तुम कपड़े बनाते समय एक्स्ट्रा कपड़े को काट कर हटा देते हो ना, मैं उसी तरह इसी रिवॉल्वर से इंसान को मार कर उसकी लाश को हटा देता हूँ। और वैसे भी ये सारी बात मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे बेटे रिजी का कोट तुम्हारे पीछे टंगा हुआ है और वो इसे पहने बगैर बाहर नहीं जा सकता, वो भी इस कड़कड़ाती ठंड में। इसलिए बिना किसी चालाकी किए सच सच बताओगे कि यहाँ क्या हुआ था, क्या मेरा बेटा यहाँ आया था। यहाँ टेलर मास्टर काफी घबरा जाता है और कहता है मुझे कुछ भी नहीं पता इस बारे में, आप क्या कह रहे हैं। यहाँ रिजी के डैड अपने गुंडे को बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरे 5 गिनने तक ये इंसान अपनी जबान ना खोले ना तो इसकी खोपड़ी उड़ा दो। टेलर मास्टर यहाँ काफी डर जाता है और कहता है कि मुझे फ्रांसिस ने कुछ भी बोलने से मना किया है, और इतने ही देर में फ्रांसिस वहाँ आ जाता है। फ्रांसिस यहाँ मेबल के साथ आता है और उसके माथे पर बंदूक तान देता है। अब यहाँ पर रिजी के डैड बोलते हैं कि ए मास्टर अपनी जबान खोलो, मैंने कहा था ना, तुम मुझे सच्चाई बता दो। अब यहाँ मास्टर काफी ज्यादा असमंजस में फंस चुके हैं, क्योंकि अगर उन्होंने सच बता दिया ना तो यहाँ पे फ्रांसिस जो है मेबल को मार देगा, और अगर वो चुप रहेगा तो यहाँ पे रिजी के डैड के बंदे उसे मार देंगे। तो काफी ज्यादा असमंजस में वो पड़ चुका है। अब यहाँ पे टेलर मास्टर अपना दिमाग चलाते और कहते हैं कि फ्रांसिस ने आज शाम को 4 गुंडों को मारा था, लेकिन रिजी जो है एक भी गुंडे को नहीं मार पाए, इसलिए वो काफी ज्यादा शर्मिंदगी फील कर रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि मैं इस गैंग के मेन बंदे को मार कर ही लौटूंगा, लेकिन वो अभी तक आए नहीं, तो इसमें हमारी क्या गलती है। उसके बाद फ्रांसिस कहता है कि हाँ हाँ ऐसा ही हुआ था, और रिजी ना जरूर इस लड़की से मिलने के लिए गया होगा इसके घर, क्योंकि ये लड़की ना उसकी गर्लफ्रेंड है। अब यहाँ मेबल काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसे भी इन सभी चीजों में घसीटा जा रहा है। वो कहती है कि मैं रिजी की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे रिजी के डैड के जो गुंडे होते हैं वो कहते हैं हाँ मैंने भी इसको देखा है कई बार रिजी के साथ, ये उसी की गर्लफ्रेंड है। यहाँ रिजी के डैड जो है उस लड़की को सामने बुलाते और कहते हैं कि जो भी बात है ना सच सच मुझे बता दो, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, सच्चाई बताओ क्या है। अब यहाँ टेलर मास्टर मेबल को बचाने की कोशिश करता है क्योंकि वो उसे अपनी बेटी जैसा प्यार करता है, वो नहीं चाहता कि वो इन सब मामलों में फंसे। यहाँ रिजी के डैड के गुंडे जो हैं उस लड़की को पकड़कर पीछे के कमरे में ले जाते हैं, और यहाँ पे रिजी के डैड कहते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे सारे कमरे की सफाई मैं करवा दूंगा। अब ये बात सुनते टेलर मास्टर इतना ज्यादा डर जाते हैं और साथ ही फ्रांसिस भी डर जाता है, क्योंकि वो सारा का सारा ब्लेम जो है मेबल पर डालना चाहते थे, लेकिन अब वो लोग खुद फंसने वाले थे। यहाँ पे टेलर मास्टर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन रिजी जो है बंदूक तान कर कहता है कि हिलने की कोशिश मत करना। फिर रिजी के डैड भी आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम भाग क्यों रहे हो।
टेलर मास्टर कहता है कि आप सब लोग जो कुछ भी कर रहे हैं ना वो मैं देख नहीं सकता, इसलिए मुझे यहाँ से जाना है। लेकिन तभी यहाँ पे फोन की घंटी बजती है और टेलर मास्टर अपना फिर से दिमाग चलाता है और फोन को उठाकर ऐसे प्रिटेंड करने की कोशिश करता है, ऐसे दिखाने की कोशिश करता है जैसे रिजी उससे बात कर रहा है। वो एक पेन और पेपर उठाता है और कहता है कि रिजी ने अभी अभी ना एक एड्रेस दिया और वो कह रहा है कि मेरे डैड को जल्द से जल्द यहाँ भेज दो, वो किसी बिल्डिंग में फंसा हुआ है। अब ये सारी बातें सुनकर रिजी के डैड काफी परेशान हो जाते हैं कि मेरा बेटा किसी बिल्डिंग में फंस गया है। नहीं नहीं, अभी मुझे उसे जाना पड़ेगा बचाने के लिए। वो तुरंत अपने गुंडे को लेकर वहाँ निकल जाते हैं। यहाँ फ्रांसिस कहता है कि हाँ हाँ आप जाइए, उसे ढूंढिए और इन दोनों पे मैं कड़ी नजर रखूंगा ताकि ये लोग जो है ना पुलिस को कोई खबर ना कर दे। रिजी के डैड कहते हैं हाँ हाँ तुम सिचुएशन संभालो, मैं जाता हूँ। अब यहाँ पे फ्रांसिस इन दोनों के पास आता है और यहाँ टेलर मास्टर को कहता है कि हम दोनों को मिलकर इस लड़की को खत्म कर देना चाहिए और अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। अब यहाँ पे मास्टर जी अपना तेज दिमाग चलाते हैं और कहते हैं कि रुको रुको, किसी को मारने की जरूरत नहीं है। मेबल उस गैंगस्टर के सरदार को कॉल करेगी और कहेगी कि रिजी के डैड जो है उस बिल्डिंग में गए हैं। फ्रांसिस कहता है क्यों, ये क्यों कॉल करेगी? तो मास्टर जी कहते हैं क्योंकि यही खबरी है, यही सारी की सारी इंफॉर्मेशन उस गैंगस्टर के सरदार को दिया करती थी। रिजी इससे अपनी सारी बातें, सारे सीक्रेट जो है शेयर करता था और ये लड़की जो है पैसों की लालच में सारी इंफॉर्मेशन जो है उन गुंडों के सरदार को दे दिया करती थी, तो इसलिए फोन भी यही करेगी। यहाँ फ्रांसिस कहता है अच्छा ऐसी बात है, तो फिर टेप भी इसी लड़की के पास होगी। लेकिन मास्टर कहते हैं नहीं नहीं, टेप तो मेरे पास है। यहाँ टेलर मास्टर कहते हैं कि 5 मिनट के अंदर अंदर हमें कॉल करना होगा, नहीं तो रिजी के डैड दोबारा यहाँ आ जाएंगे और फिर मुसीबत क्रिएट हो जाएगी। और अगर वो यहाँ आ गए ना तो हम तीनों में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तो बेटर यही होगा कि हम उस गुंडे के सरदार को फोन करें और उनके गुंडे उन्हें ही जाके मार दे। तो यहाँ पे मेबल बिल्कुल वैसा ही करती है। वो जाकर उस गुंडे के सरदार को फोन कर देती है और बता देती है कि रिजी के डैड उस बिल्डिंग में आ रहे हैं, अपने गुंडे भेजो और खत्म कर दो उन्हें। साथ ही उस टेप के बदले बहुत सारे पैसों की भी डिमांड कर देती है। अब यहाँ पे मेबल इन दोनों से पूछती है कि वैसे रिजी है कहाँ, बताओ मुझे कहाँ है। और वो दोनों जो रिजी की लाश को उसे दिखा देते हैं। देखकर मेबल काफी रोने लग जाती है। तभी यहाँ पे गाड़ी की आवाज आती है। यहाँ पे फ्रांसिस कहता है कि मैं अंदर जाकर छुप रहा हूँ, तुम जाकर दरवाजा खोलो। यहाँ पे दरवाजा खुलने पर गुंडे के सरदार अंदर आते हैं और जो पैसे की डिमांड की थी वो बक्सा रख देते हैं और कहते हैं कि ये लो अपने पैसे और वो टेप रिकॉर्डर मुझे दे दो। अब यहाँ पे टेलर मास्टर को समझ में आता है कि अगर ये टेप लेकर चली गई ना तो ये फ्रांसिस ये पैसे लेगा और उसके बाद मुझे और मेबल दोनों को मार कर चला जाएगा। यहाँ पे वो इशारा करके बता देता है कि अंदर एक व्यक्ति बंदूक लेकर खड़ा है और कभी भी हमला कर सकता है। ये सारे के सारे लोग काफी चौकन्ना हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं और ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि जैसे वो चले गए। फ्रांसिस यहाँ बाहर आता है बंदूक तान कर और वो लोग भी यहाँ पे फ्रांसिस पे बंदूक तान देते हैं। अब फ्रांसिस को ये लोग बुरी तरीके से घेर लेते हैं। फ्रांसिस कहता है कि देखो मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, मुझे पैसे दे दो, मैं चुपचाप लेकर चला जाऊंगा। तो यहाँ पे गुंडे की सरदार कहती है कि अच्छा पूरी जिंदगी तो मैंने लोगों के साथ सौदेबाजी की और तुम मुझसे चालाकी करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे जो टेलर मास्टर बहुत ही चौंकाने वाली बात कहते हैं कि अरे मैडम आपको इस इंसान से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता था ये ऐसा कुछ ना कुछ तो करेगा, इसलिए मैंने पहले इसकी बंदूक की सारी गोलियां निकाल ली थी। यहाँ पे फ्रांसिस काफी घबरा जाता है। वो जैसे बंदूक चलाता है देखने के लिए कि इसमें सच में गोली है या नहीं, उनके गुंडे जो उस पर गोलियां बरसा देते हैं और फ्रांसिस की इंस्टेंटली मौत हो जाती है। यहाँ पे वो मैडम टेप लेती है और पैसे का बैग जैसे ही छोड़कर जाने लग जाती है। जाते जाते वो मैडम कहती है कि एक टेलर जो बोलता नहीं सिर्फ सुनता है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है कोई नहीं जान सकता। फिर एंड में दिखाया जाता है कि वो टेप भी नकली थी और उसको बदलने वाला कोई और नहीं, यही मास्टरमाइंड मास्टर जी थे। वो टेप रिकॉर्डर मेबल को दे देते हैं और उसमें सारी रात की जो घटना है वो रिकॉर्ड हो चुकी है और मेबल को कहते हैं कि इस टेप रिकॉर्डर को सीबीआई को जाकर दे दो और उसके बाद कहते हैं कि अब मैं इस टेप की जिम्मेदारी नहीं लूंगा, ये टेप अब तुम्हारे हवाले है, मैंने तुम्हें काम बता दिया है, अब मैं इस टेप के बारे में नहीं जानता, अब तुम जहाँ रहो जैसे रहो मजे से रह सकती हो। इसके बाद जो है मेबल वो टेप लेकर चली जाती है। फिर दिखाया जाता है कि मास्टर जी जो है सूट वूट पहनकर बड़े ही बन ठन कर तैयार हो जाते हैं। के बाद उसी जगह पर केरोसिन छिड़ककर आग लगा देते हैं। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि पीछे से फ्रांसिस उठ जाता है और रिवॉल्वर तान कर गोली चलाने लग जाता है मास्टर जी पे।
यहाँ पे वो एक गोली मास्टर जी के कंधे पे मार देता है और उसके बाद चाकू से उन पर हमला करने की कोशिश करता है। यहाँ मास्टर जी खुद को बचाते हैं। उसके बाद फ्रांसिस को कहते हैं कि मैं ना मास्टर बनने से पहले तुमसे भी बड़ा गुंडा था और उस समय मेरी गन मेरी सबसे प्यारी सखी थी। चाकू तो मैं अपने साथ हमेशा ही रखता था, लेकिन जानते हो जब मुझे किसी को मारना होता था ना तो मैं इनका कभी यूज ही नहीं करता था। फ्रांसिस फिर से उन पे हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मास्टर जी अपना कैंची उठाते हैं और उसके बाद फ्रांसिस का काम तमाम कर देते हैं। यानी फ्रांसिस को परमात्मा के पास भेज देते हैं और फिर से वो रेडी होते हैं और कैंची उठाकर एक नई लोकेशन की तलाश में चले जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मास्टर जी ने अपना दिमाग चलाकर पूरी सिचुएशन को बदल डाली और अपनी जान भी बचाई। तो दोस्तों तभी कहा जाता है कि इंसान का दिमाग ही सबसे बड़ा हथियार होता है। अगर हम अपने दिमाग को हथियार की तरह इस्तेमाल करें तो हम किसी भी मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों उसी के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको यह कहानी कितनी पसंद आई आप हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा और इसी तरह के और स्टोरीज के लिए, इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।